और मुझे याद है एक दफ़ा वो एमडी होते थे तो उनको कोई तोहफ़ा दिया गल्फ एयर के मैनेजिंग डायरेक्टर ने। मैं उन दिनों में बैंक में काम करता था, तो जब उसने देखा गया मैंने इतना वो कोई वो थी तलवार थी या जिसको कहते ना वो पहनते खंजर था जो जिसमें हीरे गड़े हुए थे और जौहरात गड़े हुए थे, वो एमडी उस वक्त थे पीआईए के, मैं नाम नहीं लेता, उनको तोहफे में दिया। अभी इस एयरलाइन की आप देखें कि विजन किसका था, ये कायद आज़म का विजन था। 1946 में उन्होंने सोच लिया था कि पाकिस्तान की एक एयरलाइन होगी। मैं याद है 1977 में जब पहली दफ़ा मार्शल लॉ लगने के बाद पाकिस्तान आ रहा था तो C-130 जहाज़ में हमने पैसे देकर, यानी टिकट के पैसे देकर हम C-130 में आए, क्योंकि बाकी जहाज़ अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल था। तो उसमें हमसे उन्होंने कुछ पैसे लिए, मुझे अब याद नहीं कितने, तो मैं और मेरी सिस्टर तो हम माल्टा में उतरे। माल्टा में जब उतरे तो वहाँ एक रात को हमारा खाना था, पाकिस्तानी जो वहाँ की कम्युनिटी थी उन्होंने दिया। तो उसमें एक सलीम साहब हुआ करते थे जो बाद में एमडी बने पीआईए के, तो वो वहाँ आए। मैंने कहा आप इधर क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम पीआईए की तरफ से आए वो माल्टा एयरलाइन खड़ी कर रहे हैं। एक दफ़ा मुझे दुबई के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन दिनों में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, तो एक दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि एक फेवर चाहिए, काम है वो आपसे चाहिए। मैंने कहा बताएं क्या? उन्होंने कहा यार आप पाकिस्तान बात करें ना कि पीआईए हम नई एयरलाइन खड़ी करना चाहते हैं। इसके पीछे भी पीआईए की तबाही के पीछे भी किसी न किसी वेस्टेड इंटरेस्ट का हाथ होगा। मुझे मालूम है कि माजी के अंदर जब प्राइवेटाइजेशन की बात हुई तो एक दो दोस्त ममालिक की एयरलाइंस जो थी वो पीआईए को टेक ओवर करना चाहिए। क्यों? परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा कि जो इलेक्शन लड़ेगा उसके बाद बीए की डिग्री होगी। अब क्या हुआ कि बहुत से सियासतदान थे, बड़े बड़े नामवर सियासतदान थे, सफ़ीर रह चुके, वज़ीर रह चुके, माजी के अंदर बीए की डिग्री भी नहीं। आसिफ अली जरदारी साहब के पास डिग्री नहीं थी तो इलेक्शन ही लड़ सकते थे वो। फिर क्या किया उन्होंने? जाली डिग्रियां खरीदनी शुरू कर। कभी भी आप फ्लाइंग का जाली लाइसेंस नहीं ले सकते, क्योंकि हर जहाज़ से दूसरे जहाज़ पे जब आप शुरू होते हैं ना तो आप शुरू होते हैं छोटे जहाज़ में। उस जहाज़ से जब आप दूसरे जहाज़ पे जाते हैं तो एक पूरा एक प्रोसीजर होता है, एक सिमुलेशन होती है, उसमें आपको इम्तिहान देना पड़ता है। फिर जिस मुल्क का वो जहाज़ होता है उस मुल्क में जाकर आपको टेस्ट देने पड़ते हैं, फिर आप क्वालिफाई करके आते हैं। और ऑडियंस का भी ये जो सुनते हैं हमारी बातचीत को, अगर आप पसंद करते हैं तो कमेंट्स भी कर दिया करें, बुरा भला कहना हो तो वो भी कर दिया करें, क्योंकि ये कई लोगों की ये आदत है कि वो फिर अपनी तरजीहात को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ हक़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो अलमिया है कि जब भी कोई सरकारी इदारा होता है उसको इस तरह बेरहमी के साथ उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें सियासी भर्तियाँ शुरू कर दी जाती हैं, तो वो इदारा जो होता है वो बहुत जल्दी यानी ज़मीन बोस हो जाता है। जिस तरह स्टील मिल के हवाले से पिछले दिनों हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें स्टील मिल के जो चेयरमैन थे उस वक्त के जनरल रिटायर अब्दुल कयूम साहब, उनसे भी हमने व्यूज़ लिए थे। एजाज़ उल हक साहब ने भी उसके बारे में बात की थी कि उसमें जब सियासी भर्तियाँ हुई तो वो बिल्कुल जो है सियासत की नज़र हो गई, और वही इदारा जो एक वक्त में अरबों रुपये पाकिस्तान को कमा कर दे रहा था, आज वो अरबों रुपये का मकरूज़ हो चुका है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है पाकिस्तान की एयरलाइन पीआईए, जो सरकारी एयरलाइन है। 1960 में ये एयरलाइन जो है एशिया की दूसरी बड़ी एयरलाइन थी, और 1961 में ये एयरलाइन जो है दुनिया की दूसरी बड़ी एयरलाइन थी। और 60 की दिहाई में जनरल अयूब साहब का दौर था और पाकिस्तान एयरलाइन ने पूरी दुनिया में इनका अपना एक मकाम था। और पाकिस्तान की ये वहद यानी दुनिया की ये वहद सर्विस थी जिसमें अगर 30 मिनट का भी सफ़र किया जाता तो उसको खाना जो है मुसाफिरों को दिया जाता, इतनी अच्छी सर्विस थी। तो इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 1990 के बाद सियासतदानों ने इसको भी सियासत की भेंट चढ़ा दिया और इसमें सियासी भर्तियाँ की गई
और सारा इसका जो बजट था वो करप्शन की नज़र हो गया। तो आज एजाजुल हक साहब PIA के मुतालिक हम चाहते हैं कि तसल्ली से तफसील के साथ इसके ऊपर बात करें, तो नाजरीन के लिए भी कुछ मिलेगा ताकि उनको भी कुछ पता चले कि ये किस तरह हमारे इदारे डूब रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम टॉपिक है। जिस तरह कि हमने स्टील मिल के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, जनरल क़य्यूम साहब का आपने ज़िक्र किया, जो कि वही स्टील मिल थी, वही लोग काम कर रहे थे। सिर्फ एक शख्स की तब्दीली से पूरी स्टील मिल जो है वो रीऑर्गेनाइज होके और वो एक बेहतरीन अंदाज में चलनी शुरू हो गई, यानी कि खसारे से मुनाफे में चली गई। देखिए, हमारा एक पहले हम PIA से बात करने से पहले मैं थोड़ा सा जो मेरी अपना कहने तज्ज़िया है या थोड़ा बहुत मैंने महसूस किया है, जो मैंने देखा सियासत में आने से पहले और सियासत में आने के बाद, कि बदकिस्मती हमारी मुल्क की ये रही है कि हमने अपने ज़ाती मफादात को, चाहे वो ज़ात के तक हों या वो अपनी जमात तक हों, उन मफादात को हमने कौमी मफादात पे तरजीह दी कि काश के कायद-ए-आज़म के बाद और अच्छे हुक्मरान भी आए हमारे मुल्क के अंदर कि हम जहाँ पर कौमी मामलात आ जाते तो हम वहाँ अपने ज़ाती मफादात को, सियासी मफादात को पीछे धकेल देते। इसमें अब मैं बहुत से जिक्र करना चाहूँगा, यानी कि हर चीज़ को जो हमने शुरू किया बहुत अच्छी हो, चाहे वो उसको एहसास प्रोग्राम ले लें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड जिसका नाम अब तब्दील कर दिया गया मेरे ख्याल में, आप वो ले लें, आप हमारे जो नेशनलाइज कर लिए गए थे अदारे, ये भी एक बहुत बड़ी इस मुल्क के साथ जुल्म था कि हमारी, यानी कि इत्तफाक फाउंड्री को ले लें, पीको को ले लें और दीगर अदारों को ले लें, जो कि मैं समझता हूँ कि उस वक्त के हिसाब से कि चीन आ रहा था पीको को देखने के लिए। चीनी जो वज़ीर आज़म था, एक ज़माना था कि ख्वाहिश अपनी की कि मैंने इस अदारे को देखना है, इतना खूबसूरत बना हुआ है। पीको तबाह, इत्तफाक फाउंड्री तबाह, यानी मैं नाम ले रहा हूँ। उसके बाद आप बैंक्स पे आ जाएं, जितने बैंक्स जो थे वो जो जिनको नेशनलाइज कर दिया गया था, या इंडस्ट्री थी जिसको नेशनलाइज कर दिया गया, वो किस पीक पे पहुंची हुई थी और फिर वो किस सतह पर आ गई नीचे कि रोना आता है मामलात को देखकर। फिर एक अच्छा फैसला हुआ कि इसको डी नेशनलाइज किया जाए, प्राइवेटाइज किया जाए। तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर भी हमने अपने मफादात को देखा, हमने इस कौमी मफादात को तरजीह नहीं दी। हम बहुत से अदारे मुझे मालूम है जो कि प्राइवेटाइज हुए, उन पे हम कम से कम जो है वो डबल ट्रिपल उसकी कीमत पर हम उसे फ़रोख्त कर सकते थे, लेकिन हमने औने पौने करके उसको बेच दिया, क्योंकि हमारे अपना ज़ाती एंगल। मैं यहाँ पर बात करूँगा, जिस तरह स्टील मिल थी परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में 2006 में ये प्रॉफिट में जा रहा था इदारा और बहुत अच्छा ही इसकी कारकर्दगी थी, तो उस वक्त वो चाह रहे थे कि मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ। तो चौधरी इफ्तिखार साहब ने उसके ऊपर नोटिस ले लिया और उन्होंने ये जो उसका प्राइवेट करने का अमल था उसको मनसूख कर दिया। तो आज वही स्टील मिल है और वो मकरूज़ है अरबों रुपए की। तो अगर उस वक्त प्राइवेट कर दिया जाता तो वो कैसे होता? वो देखें, अगर उसको भी सही तरीके से प्राइवेटाइज किया जाता ना, तो वो भी मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा इरादा था कि एक चीज़ को आपने टर्न अराउंड कर दिया। अब आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं एज ए, अगर आप मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं तो आप देखते हैं ये जो अदारा है ये माजी के अंदर नुकसान में जा रहा था, ये टर्न अराउंड किया है, तो अब ये बेस्ट मौका है कि इसको हम प्राइवेटाइज कर दें और इसको हम बेच दें ताकि मुल्क को भी फ़ायदा हो। लेकिन वो हुआ ये कि मेरे ख्याल में 9 कंपनीज ने अप्लाई की थी और बीच में मुतअद्दिद जो ज़्यादातर कंपनियां थी वो एक ही कंपनी थी जिसने कज़ाकिस्तान से भी अप्लाई कर दिया, रूस से भी अप्लाई कर दिया, कुवैत से भी अप्लाई कर दिया, और फिर कॉम्प्रोमाइज़ किया कि उसकी बहुत कम कीमत लगाई गई, जितनी उसकी ज़मीन की वैल्यू नहीं थी। यानी उसकी ज़मीन की इतनी वैल्यू नहीं थी जितनी कि टोटल स्टील मिल समेत आप उसको बेच रहे थे। तो वहाँ पर जाकर फिर सुओ मोटो लिया इफ्तिखार चौधरी साहब ने। उस वक्त मैं भी मैंने भी इफ्तिखार चौधरी साहब से एक मुलाकात में उनकी तारीफ़ की कि जी आपने इतने बड़े असासे को बिकने से बेच लिया। फिर
कई बैंक है, मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एक बैंक कर रहा हूँ, कि जितनी उस बैंक की गल्फ़ की ब्रांचेस, सिर्फ गल्फ़ की ब्रांचेस 8 ब्रांचें गल्फ़ की, जो कि मतलब यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, यहाँ पे थी, इन मुल्कों में थी, कुवैत में पता नहीं थी कि नहीं थी। 8 ब्रांचें थी जिनको हमने, अगर हम उनको सेपरेट करके बेचते तो मेरे ख्याल में जितने का हमने पूरा वो बैंक बेच दिया, सिर्फ वो गल्फ़ की ब्रांचें उसकी, उससे ज़्यादा कीमत हम हासिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पर हमने अपना नुकसान देखा। फिर आपने ये देखा कि जितने स्टेट के अदारे थे नेशनलाइज किए, तबाह कर दिया इस मुल्क को। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी इस मुल्क के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है या बददियानती हुई है, वो इस लिहाज पे हुई है कि आपने स्कूलों को प्राइवेटाइज करने के बजाय आपने नेशनलाइज कर दिया, कॉलेजों को नेशनलाइज कर दिया। अच्छे खासे जो तालीम दे रहे थे अदारे और एक मेयार था उनका, उनको आपने तबाह करके रख दिया। इसी तरह आपने इंडस्ट्री को भी अपनी तबाह कर दिया। फिर जब उसके आगे हम चलते रहे, अब आपने क्या किया कि आपने बैंकों को, स्टील मिल को, पीआईए को आपने इस्तेमाल क्या किया अपने ज़ाती पॉलिटिकल मफादात के लिए। यानी एक हुकूमत आई, उसने उसको ठीक करने के लिए 3-4 हज़ार लोगों को फारग कर दिया। आप 10 साल के बाद दोबारा हुकूमत में आते हैं, आप कहते हैं इनको सबको बहाल भी करें और इनको बैक डेटेड तनख्वाह भी दें। यानी आपको इस बेदर्दी के साथ आपने हुकूमती ख़जाने को लुटाया है कि जिस तरह ये आपके कोई बादशाह हैं आप, और आपके ये मतलब इनहेरिटेड आपकी ये एक ख़जाने हैं जो आपको अपने उसमें इनहेरिटेंस में मिले, और आपने उसको जनाब इस बेदर्दी के साथ जो है वो रख दिया। फिर आपने पॉलिटिकल मफादात के लिए, ये नहीं कि आपने देखा पीआईए को मैंने बेहतर करना है, मैंने स्टील मिल को बेहतर करना है, मैंने नेशनल बैंक को बेहतर करना है फॉर एग्जांपल, क्योंकि एक ही अब बैंक है जो कि नेशनल बैंक है, इसको भी प्राइवेटाइज करने का एक वक्त आया था कि कोशिश की गई थी, लेकिन जहाँ पर स्टेट बैंक और पाकिस्तानी होता है वहाँ पर नेशनल बैंक काम करता है। तो मैंने भी इसकी प्राइवेटाइजेशन की एक मीटिंग थी, मैं वज़ीर लेबर मैन पावर ओवरसीज़ पाकिस्तान ने सख्त मुखालफत की थी मैंने इसके, कि मैंने कहा ये जहाँ पे स्टेट बैंक नहीं होता, ये स्टेट बैंक का काम करता है, तो वहाँ पे। अब पीआईए पे आ जाएं आप, वो ज़माने की आपने बात की जब पीआईए अरूज पे था, 64 जहाज़ थे, और उसके बाद खसारा भी नहीं था, लोग भी जो एम्प्लॉयमेंट थी वो मेरिट पे दी जा रही थी, और पीआईए जो था वो दुनिया की नामवर एयरलाइंस के अंदर था। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मुझे याद है। फिर आपने ये जिक्र नहीं किया कि हमने फिर किस तरह से ओपन स्काई पॉलिसीज़ की, वो भी मुफाद की खातिर कि आप अपने किसी दोस्तों को नवाजना चाहते थे। मुझे याद है कि मेरे वालिद के ज़माने में गल्फ़ एयर ने कोशिश की कि जी हमें तरजीह दी जाए पाकिस्तान आने के लिए, और उन्होंने बड़ा बातचीत की, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने कहा नहीं, अभी पीआईए को हमने स्टैंड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी एयरलाइन को यहाँ हमने आने देना है और किस तरह से, क्योंकि अपनी एयरलाइन को हमने तरजीह देनी है। और मुझे याद है एक दफ़ा वो एमडी होते थे तो उनको कोई तोहफ़ा दिया गल्फ़ एयर के मैनेजिंग डायरेक्टर ने। मैं उन दिनों में बैंक में काम करता था, तो जब उसने देखा गया, मैंने इतना वो थी तलवार थी, या जिसको कहते हैं ना वो पहनते खंजर था, जो जिसमें हीरे गड़े हुए थे और जौहरात गड़े हुए थे। वो एमडी उस वक्त थे पीआईए के, मैं नाम नहीं लेता, उनको तोहफे में दिया, तो वो उनके पास पड़ा हुआ था। तो मुझे उसने बुलाया, उसने कहा देखो हमने वो एक तोहफ़ा दिया था आपके वालिद के लिए, तो बस सिर्फ हम पता करना चाह रहे थे, क्योंकि हमारा काम नहीं हुआ कि वो उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो मैंने बहरीन से अपने वालिद को फ़ोन किया, मैं ये इस तरह की कोई बात हुई थी। उन्होंने कहा नहीं यार, मुझे तो कोई ऐसा, उनको शौक़ भी नहीं था ऐसी चीज़ों का। उन्होंने नहीं, मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। मैं कहा जी आप एमडी से पता करें कि इन्होंने दिया था नहीं दिया था, और अगर दिया था तो उनको कहेंगे वापस कर। वो 2 दिन के अंदर अंदर एमडी पीआईए जो थे उस वक्त के, वो आए, बहरीन आए हेडक्वार्टर में गल्फ़ एयर के मिलकर, और उनको वो शुक्रिया के साथ तोहफ़ा भी वापस किया, और साथ एक कालीन भी तोहफे में दिया कि ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा है आपके लिए, लेकिन हम तोहफे शोफे नहीं लेते। उसके बाद फिर दूसरी एयरलाइन ने कोशिश की, आपने वो जनाब उनको जब इजाज़त देनी शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता उनको तरजीह देनी शुरू कर दी पीआईए के ऊपर। आप
अब पीआईए कभी खसारे में नहीं जा सकता था। अब आप एक कंपैरिजन देंगे आयत भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो मध्य मुकाबिल एयरलाइन जैसे टर्किश एयरलाइन हो गई, और भी दुनिया की ले लें, आप बांग्लादेश की ले लें, इंडिया की ले लें, कि कितने लोग काम करते हैं, कितने पायलट हैं, कितने एयरक्राफ्ट हैं। आप देखेंगे कि कंपैरेटिवली हमारी जो तादाद होगी मुलाजमीन की या एम्प्लॉयज़ की, वो उनसे डबल ट्रिपल होगी। सिर्फ हमने अपना पिछले 10 सालों में 4700 नई भर्तियां की। इन 10 सालों में पिछले जो कहे जरदारी साहब और मियाँ साहब नवाज शरीफ की 4700 नौकरियां नई भर्ती की हैं। और आपने ये नहीं देखा कि बंदा क्वालिफाइड है कि नहीं, बस रखते जाओ, क्योंकि ये सरकारी ख़जाने से पैसा जा रहा है, हमारी जेब से नहीं जा रहा, और पॉलिटिकल फेवर्स देने के लिए। तो फिर एयरलाइन कैसे जो है वो चलेगी। अब इस एयरलाइन की आप देखें कि विज़न किसका था, ये कायद-ए-आज़म का विज़न था। 1946 में उन्होंने सोच लिया था कि पाकिस्तान की एक एयरलाइन होगी, और फिर उसके बाद सिंगापुर एयरलाइन होगी। मैं याद है 1977 में जब पहली दफ़ा मार्शल लॉ लगने के बाद पाकिस्तान आ रहा था, तो C-130 जहाज़ में हमने पैसे देकर, यानी टिकट के पैसे देकर हम C-130 में आए, क्योंकि बाकी जहाज़ अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल था। तो उसमें हमसे उन्होंने कुछ पैसे लिए, मुझे अब याद नहीं कितने, तो मैं और मेरी सिस्टर तो हम माल्टा में उतरे। माल्टा में जब उतरे तो वहाँ एक रात को हमारा खाना था, पाकिस्तानी जो वहाँ की कम्युनिटी थी उन्होंने दिया। तो उसमें एक सलीम साहब हुआ करते थे जो बाद में MD बने PIA के। तो वो वहाँ आए, मैंने कहा आप इधर क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम PIA की तरफ से आए हुए, माल्टा एयरलाइन खड़ी कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा मुझे दुबई के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन दिनों में, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, तो एक दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि एक फेवर चाहिए, काम है वो आपसे चाहिए। मैं कहा बताएं क्या? उन्होंने कहा यार आप पाकिस्तान बात करें ना कि PIA हम नई एयरलाइन खड़ी करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान हमारी मदद करे। तो मैं कहा ज़रूर मैं बात करूँगा। खैर मैंने बात की, मैं यहाँ आया, मैं अपने वाले साहब से बात की, उन्होंने MD से बात की। उन्होंने कहा यार जाके उनसे मिलो, देखें ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, PIA के लिए, कि भाई एक नई एयरलाइन खड़ी हो रही है। आप यकीन करें 3 जहाज़ लीज़ किए एमिरेट्स एयरलाइन को, और पहला पायलट उनका जो था उसका नाम मेरा नाम भी था, हमारा वो कहीं दूर दराज से अजीज़ भी था, उसका नाम भी इजाज़ था। आज भी वो एमिरेट्स का नंबर 1 पायलट माना जाता है। जहाज़ PIA के, लोगो PIA का, वही ग्रीन जहाज़, पीछे PIA लिखा हुआ, और जब टिकट इशू होता था तो EK लिखा होता था, एमिरेट्स एयरलाइन। 1 साल तक तमाम इंजीनियर, तमाम पायलट, तमाम जहाज़ वो PIA के थे। ये वो एयरलाइन थी जो कि आज खड़ी होगी, और दुनिया की एमिरेट्स एयरलाइन जो है पहली 1-2 एयरलाइंस के अंदर मानी जाती है, और पैसेंजरों को ले जाने के हिसाब से, और हब जो बना दिया। दूसरी बात, हमारा जो नुकसान हुआ वो हमारे कुछ दोस्तों ने भी हमारा नुकसान किया। देखें मगरिब से मशरक़ जाने के लिए, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हब होता है, वो हब, नेचुरल हब जो था वो कराची था। हर दुनिया की एयरलाइन, सिंगापुर से लेके, क्वांटस से लेके, एयर फ्रांस से लेकर, जितनी एयरलाइंस जाती थी यूरोप से फार ईस्ट, सबका हब रिफ्यूलिंग के लिए और वैसे पाकिस्तान था। जानबूझकर कराची के हालात ख़राब करवाए गए कि, और बाहर से हमारे दोस्तों के अलावा बाहर से लोगों ने इसको दहशतगर्दी शुरू करवाई यहाँ पे, ताकि ये हब जो है तब्दील होके चला जाए। कहाँ चला गया? दुबई में चला गया। अब आप देखें कि पाकिस्तान से रशिया की फ़्लाइट फॉर एग्ज़ाम्पल 2 घंटे की, ठीक है। अब इस्लामाबाद से अगर आपने रशिया जाना है, आप पहले जहाज़ लेके दुबई जाएंगे या कतर जाएंगे या अबू धाबी जाएंगे, और वहाँ से आप बैठेंगे और 3 घंटे यहाँ से जाने के, और फिर 5 घंटे या 3 घंटे वहाँ से वापस आप उड़कर पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए जाएंगे वहाँ पे। तो ये हमारी बदकिस्मती कि हमने इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी,
और अब भी जो हमने ग्वादर का पोर्ट शुरू किया है वहाँ भी उनकी यही तरजीहात हैं कि जी ग्वादर को डेवलप ना होने दिया जाए। कभी BLA को सपोर्ट करते हैं, कभी धमाके करा देते हैं, कभी दहशत गर्दी करवाते हैं, कभी बलूचिस्तान को इंस्टेबल करवाते हैं इंडिया के ज़रिए और दूसरे लोगों के ज़रिए, ताकि ये पोर्ट अगर डेवलप हो गया तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डीप जो कहते हैं इसको डीप वाटर सी बनेगा। क्या बड़े जहाज़ जो है वो साहिल तक आ सकेंगे, इतना वो डीप पानी है वहाँ का। और ये फिर जो चक्कर लगाना पड़ता है फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना को 27-29 दिन का वो 9 दिन का बन जाएगा, यहाँ से शॉर्टकट बन जाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब खसारा देखें PIA का। 2008 में ये ऐसा 72 अरब रुपए था और 2017 में जाके ये 360 अरब पर पहुँच गया। कितनी बेदर्दी के साथ हमने इस एयरलाइन को चलाया और इसको नुकसान पहुँचाया हमने। और इसी तरह अभी एक मैं PTI के माशाल्लाह वज़ीर हैं या गवर्नर हैं, पता नहीं, उनका मैं बयान देख रहा था। उनका जी जो स्टील मिल ख़रीदेगा हम उसको PIA मुफ्त में दे देंगे। यानी ये कोई बात है करने की? ये जिस तरह वो सेल नहीं लगती बाय 1 गेट 1 फ्री, आप अपनी एक नेशनल असासे को कह रहे हैं कि आप एक को ले लें, दूसरा आप मुफ्त में ले लें। और इसके पीछे भी PIA की तबाही के पीछे भी किसी न किसी वेस्टेड इंटरेस्ट का हाथ होगा। मुझे मालूम है कि माजी के अंदर जब प्राइवेटाइजेशन की बात हुई तो 1-2 ममालिक की एयरलाइंस जो थी वो PIA को टेक ओवर करना चाहिए। क्यों? PIA देखें जी, हमारा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं इस तादाद में गल्फ़ के अंदर थे और इस तादाद में यूरोप में और फार ईस्ट में कम और अमेरिका में, कि अगर हमारी एयरलाइन सही उड़ रही होती तो कभी भी किसी और एयरलाइन को तरजीह ना देते। बिल्कुल। इजाज़त रख साहब, यहाँ बहुत ज़रूरी एक नुक्ता है कि हम बात करेंगे ये जो वज़ीर साहब हैं जो हवाबाजी के, सरवर ख़ान साहब, अपनी तरफ से तो शायद वो पाकिस्तान का फ़ायदा कर रहे होंगे, लेकिन उनकी नासमझी हम कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि पूरी दुनिया में हमारे जो पायलट हैं वो बेचारे बदनाम हो गए हैं, PIA बदनाम हो गए, हर जगह से उनकी जो हमारी परवाज़ें जाती थी उन्होंने रोक दी हैं। अच्छा, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। मैं पहले तो इसका बैकग्राउंड आपको बताऊँ। 2002 के जो इलेक्शन हुए उसमें एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाए। दानियाल अजीज़ उसके इंचार्ज थे, परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना था। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा कि जो इलेक्शन लड़ेगा उसके बाद BA की डिग्री होनी चाहिए। अब क्या हुआ कि बहुत से सियासतदान थे, बड़े बड़े नामवर सियासतदान थे, सफ़ीर रह चुके, वज़ीर रह चुके माजी के अंदर, BA की डिग्री कोई नहीं थी। आसिफ अली जरदारी साहब के पास डिग्री नहीं थी तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे वो। फिर क्या किया उन्होंने? जाली डिग्रियां खरीदनी शुरू कर दी, बनानी शुरू कर दी। मदरसों की डिग्रियां आ गई क्योंकि वो MA के बराबर थी। आपने जनाब पता नहीं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, नाम नहीं लेता, जाली डिग्रियां बनवा के आप असम्बलियों तक पहुंच गए। और आज तक वो, हालांकि अब वो डिग्रियां ख़त्म कर दी हैं, क्योंकि जब पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी को बनवाना था सदर, क्योंकि सदर की क्वालिफ़िकेशन MNA की एक ही होती है, उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। किसी को पता नहीं लगा कि ये BA की डिग्री को ख़त्म क्यों करवाना चाह रहे हैं। नून लीग भी उनके साथ खड़ी हो गई, बाकी जमातें भी खड़ी हो गई, और उसका नतीजा ये निकला कि चुप करके आसिफ जरदारी साहब जो है वो सदर पाकिस्तान बन गए। और माशाल्लाह फिर जो कुछ हुआ वो हमारी आंखों के सामने। यही PIA का मैं बताऊं, जब हम मैट्रिक में पढ़ा करते थे तो बहुत से, मैं ट्यूशन पढ़ा करता था, वहाँ जाता था मैं मुल्तान फ्लाइंग क्लब के हैंगर में, और बहुत से दोस्त हम तो जाते थे ट्यूशन पढ़ने, तैयारी कर रहे थे हम, और बहुत से जान पहचान हो गई क्योंकि हैंगर के अंदर रहना, हैंगर के अंदर पढ़ना। और जो मेरे उस्ताद थे वो इंजीनियर थे फ्लाइंग क्लब के, जो हमें कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाया करते थे। वहाँ जो पायलट थे उनसे हमने पूछा, यार कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन, रिक्वायरमेंट क्या है? उन्होंने कहा मैट्रिक है। बहुत साल तक मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन चलती रही पायलट बनने के लिए। उसके बाद उन्होंने FA कर दी। अब जब FA की, ये नहीं है कि पायलट का लाइसेंस जाली है, ठीक है ना, एक स्टेज आई कि उसकी जो डिग्री BA कर दी गई
कि आपको बीए होना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो जो पायलट्स उस वक्त पाइपलाइन के अंदर थे और वो एफए की डिग्री पे जा रहे थे, उन्होंने कहा यार अब बीए की भी डिग्री लो। लाइसेंस जाली नहीं है, डिग्रियां एक दो हो सकती हैं कि भाई किसी ने गलत बनवा के तो अपने आप को क्वालिफाई करवाया उसके लिए। कभी भी आप फ्लाइंग का जाली लाइसेंस नहीं ले सकते, क्योंकि हर जहाज़ से दूसरे जहाज़ पे जब आप शुरू होते हैं ना, तो आप शुरू होते हैं छोटे जहाज़ पे। उस जहाज़ से जब आप दूसरे जहाज़ पे जाते हैं तो एक पूरा एक प्रोसीजर होता है, एक सिमुलेशन होती है, उसमें आपको इम्तिहान देना पड़ता है। फिर जिस मुल्क का वो जहाज़ होता है उस मुल्क में जाकर आपको टेस्ट देने पड़ते हैं, फिर आप क्वालिफाई करके आते हैं। अब हमारे जनाब बादशाह लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं है, ये खड़े होकर कहा जनाब के माशाल्लाह 200 या 150 पायलट जो हैं वो जाली लाइसेंस का, जो भी कहा 40% का। उसका नतीजा क्या निकला? यूरोप में एयरलाइन बंद हो गई, यूके में एयरलाइन बंद हो गई, अमेरिका में एयरलाइन बंद हो गई, इथोपिया जैसे है। अच्छा, इथोपिया जैसे मुल्कों ने, और फिर हमारे दोस्त मुल्कों ने, सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने सिविल एविएशन को लिख के भेजा यार कि इसकी वजाहत करें आप, हो सकता है वो भी बंद कर दें। तो जो ये देखें ना, काबीना जो होती है ना, उसको ये नहीं होता कि वज़ीर आज़म अलग है और काबीना अलग है। ये लिखा हुआ है कि एक मिनिस्टर जो है ना, उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक मिनिस्टर कोई बात करता है तो समझ लो वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है तमाम काबीना की कि आप मुल्क को चला रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि एजाज़ुल हक वज़ीर है और वो अलग है, और आयत जो है वज़ीर आज़म है ये अलग है। ये दो चीज़ें हो ही नहीं सकती। ये वज़ीर आज़म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक एंड बैलेंसेस क्रिएट करे, लेकिन अगर वज़ीर कोई डिसीजन लेता है, कोई बात करता है, तो वो रिफ्लेक्ट करती है गवर्नमेंट के ऊपर, काबीना के ऊपर। तो इसलिए अब एयरलाइन की जो है वो आपने देखा कि ठीक है, एक जहाज़ क्रैश हुआ हमारा, इससे पहले हमारे 1965 में, 66 में, 79 में मैंने लिखा था, अब आज मैं देख रहा था 1989 में और आखिरी 1992 में जो जहाज़ हमारे क्रैश हुए। और बाकी एयरलाइंस के भी होते रहते होंगे, होना नहीं चाहिए था ये। इसमें भी सुना है कि जो कॉकपिट में बातें सुनी है, कोई पायलट एरर भी थी, ये नहीं कि उसके बाद डिग्री जाली थी। अब आप एक जस्टिफाई कर रहे हैं क्रैश पे कि जी आप एक इंक्वायरी करवा रहे हैं, उस इंक्वायरी को पब्लिक करेंगे, बहुत अच्छी बात है। पहले जितनी इंक्वायरियाँ पब्लिक हुई हैं हम सबको पता है, एक JIT पब्लिक की है कराची के अंदर, और अभी तक उसी पे झगड़ा चल रहा है कि साइन किसका है और फलां किसका है, और मरकज़ और सूबा जो है वो आपस में आमने सामने आ गए। तो आप पब्लिक करें, ट्रांसपेरेंसी लेकर आएँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दें। और ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या मैं समझता हूँ कि इसका हुकूमत को चाहिए था कि नोटिस ले, क्योंकि पूरे दुनिया में हमारी जग हसाई हुई है। फिर ये भी बात थी कि हर हुकूमत को, जहाँ तक मैंने देखा है, हर हुकूमत को ये चस चढ़ा कह लें या शौक चढ़ा कह लें कि 1979 में हमने इन्वेस्टमेंट की, PIA ने पहली मरतबा अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की रियाद में, पेरिस में और न्यूयॉर्क में। 3 होटल में पार्टनरशिप करके 3 होटल ले ली। फिर एक रियाद वाला होटल बेचा, वो जो प्रिंस साथ जो पार्टनर था उसको फिर फारग कर दिया PIA ने, और ये PIA की मलकियत बन गई, और $1 बिलियन से ज़्यादा की प्रॉपर्टीज़ हैं वो। अब पता नहीं कितनी, मैं उस वक्त की बात करूं, एक ज़माना आया ना, चाहे वो PMLN की हुकूमत थी, चाहे वो मुशर्रफ की हुकूमत थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और चाहे वो PTI की हुकूमत है, हर किसी ने कोशिश की कि इसको औने पौने बेच दें। क्यों? मैं अभी यह हकीकत आपको बता रहा हूँ, नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि अच्छी बात नहीं है, जो हुकूमतें चली गई हैं, हर एक के पीछे एक शक्ल थी, एक फेस थी। हमारे दोस्त हैं शेख रशीद साहब, कहते देयर इज़ फेस बिहाइंड एवरी केस, कि हर केस के पीछे एक शक्ल होती है। हर हुक्मरान का दोस्त, जान पहचान वाला उस डील के पीछे था वो, और उसने कहा जी कि मुझे ये 1 अरब का होटल है डॉलर का, आप मुझे 300 मिलियन में दे दें, 500 मिलियन में दे दें, 700 मिलियन में दे दें। बहरहाल मैं आपको भी, ये जो भी मतलब हमारा तरीक़ाकार है, बदकिस्मती है हमारी है।
जैसे मैंने शुरू में कहा ना, मैं में भी अब आखिर में वही बात करता हूँ कि हमने अपने ज़ाती मफादात को मुल्की मफादात पर तरजीह दिया। ये मुल्क कभी और सिस्टम कभी नहीं चल सकेगा जब तक कि हम अपने तरजीहात में कौमी मफादात को अवलीन दर्जे पर रखें और अपने आप को, चाहे हम बिजनेसमैन हैं, चाहे हम फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, चाहे हम पॉलिटिशियन हैं या हम ज़मींदार हैं, कि जब हम हुकूमत के अंदर आएँ तो फिर हमारा जो काम है पीछे रह जाए, जो ज़ाती मफादात हैं और कौमी मफादात जो है वो। अच्छा इजाज़ भाई साहब, मैं यहाँ ये बात करूँगा, जो वज़ीर साहब हैं सरवर ख़ान साहब, इनके ख़िलाफ़ किसी ने अदालत में दरख्वास्त भी दी है पिछले दिनों अतर मिनुल्लाह साहब के पास। तो उन्होंने कहा कि केस को समाअत के लिए उन्होंने मुकर्रर किया, समाअत की, और बाद में उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया कि उस केस को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। और उन्होंने आखिर में ये कमेंट्स दिए हैं कि अगर तो इसमें आप समझते हैं कि ये मुल्की साख को नुकसान पहुँचाए इनके इस बयान की वजह से, तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब के इख्तियार में है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और इनको सज़ा दें। तो अब बात चली गई है वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास, तो आप क्या समझते हैं कि इससे क्या मुल्की साख को नुकसान नहीं पहुंचा? देखिए, मुल्की साख को तो बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन अदालतों ने भी, मेरे ख्याल में अदालत ने सही फैसला किया है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के मामलात के अंदर अदालतों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। लेकिन अब अफसोस इस बात का है कि अगर आप देखें, आप औने पौने कोई काम करने जा रहे हैं तो फिर अदालत से वो मोटर नहीं लेगी तो क्या करेगी? अगर आप चीनी को नहीं कंट्रोल कर सक रहे, अगर आप आटे को नहीं कंट्रोल कर सक रहे, अगर आप इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को नहीं देख सकते, आप अपने मुल्क के कारखाने बंद हो रहे, टेक्सटाइल बंद हो रही है, अगर आप उनको सही तरीके से नहीं चला सकते तो फिर अदालतों को मुदाखलत करनी पड़ती है। अब इसमें जो मुल्क के साख को नुकसान हुआ, मेरा ये ख्याल है, मुझे पता नहीं सही है कि नहीं है, कि अदालतों ने ये सोचा होगा कि पहले ही मज़ीद इतना नुकसान हो गया, अब जब हम इस पर बात करनी शुरू करेंगे तो मज़ीद पाकिस्तान के साख को नुकसान होगा। इससे बेहतर है कि प्राइम मिनिस्टर को कहें, जनाब कि ये आपकी जुरिस्डिक्शन है, आप फैसला करें इसमें। जी जी, ये हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें। बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और ऑडियंस का भी जो सुनते हैं हमारी बातचीत को। अगर आप पसंद करते हैं तो कमेंट्स भी कर दिया करें, बुरा भला कहना हो तो वो भी कर दिया करें, क्योंकि ये कई लोगों की ये आदत है कि वो फिर अपनी तरजीहात को देखते हैं कि जी हमें ये शख्स पसंद है कि नहीं, ये चैनल पसंद है कि नहीं, तो उसके मुताबिक वो कमेंट्स करते हैं। तो जैसा भी चाहें आप कमेंट्स करें, ताकि इससे हम अपने इस चैनल में बेहतरी ला सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इजाज़ हक साहब। नाज़रीन इजाज़त देंगे, दोबारा मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।